प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में मूसलाधार मानसूनी बारिश की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई है। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बारिश से कम 4 लोगों की मौत हो गई और 8 लोग घायल हो गए। वहीं नालों में उफान से कई गाँवों में बाढ़ की भी खबरें हैं। कुछ दिनों पहले से मध्य पाकिस्तानी क्षेत्र, जिसमें लाहौर भी शामिल है, भारी बारिश के कारण बाढ़ का सामना कर रहा है। इस बीच पाकिस्तान में लगातार मानसून के मौसम में बारिश से संबंधित कई मौतें और घटनाएं भी हुई हैं। डॉन के अनुसार परिस्थितियों को देखते हुए पीडीएमए ने जनता को संवेदनशील घरों से दूर रहने की सलाह दी है, जो नदी, नालों और बिजली के खंभों और तारों के करीब थे। इस बीच लाहौर के अधिकारियों ने बढ़ते जलस्तर के बीच 1 सप्ताह के लिए नागरिकों को रावी नदी और नहरों में तैरने से मना किया है। साथ ही बच्चों को तटों पर खेलने से बचने की सलाह दी है। स्थिति को देखते हुए लाहौर के डिप्टी कमिश्नर रफ़िया हैदर ने शनिवार को एक अधिसूचना में कहा कि स्थानीय लोग, विशेषकर युवा, रावी नदी और नहरों में स्नान कर रहे हैं या पानी में नाव परिवहन पर जा रहे हैं जिसकी उनकी जान को खतरा है। डॉन के अनुसार अधिसूचना में कहा गया कि इस मौसम में भारी बारिश से डूबने की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हो सकती हैं और बहुमूल्य मानव जीवन की हानि हो सकती है, इसलिए वो नदी नालों में न जाएं। आइए हम जो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे, उनके भारत दौरे के बारे में बात कर लें। हाल ही में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे भारत दौरे पर आए थे और यहाँ उन्होंने अपने संबोधन में श्रीलंकाई अर्थव्यवस्था में भारतीय रुपये के उपयोग को बढ़ाने का आह्वान किया था। वहीं अब श्रीलंकाई विदेश मंत्री अली साबरी ने शनिवार को कहा कि श्रीलंका भारतीय पर्यटकों और व्यापारियों की सुविधा के लिए डॉलर, यूरो और येन की तरह स्थानीय लेन देन के लिए भारतीय रुपये के उपयोग की अनुमति देने की संभावना पर विचार कर रहा है। अगर श्रीलंका में भारतीय रुपये को प्रत्यक्ष उपयोग की अनुमति देने से भारतीय पर्यटकों और व्यापारियों के लिए एकाधिक मुद्रा रूपांतरण की आवश्यकता को रोका जा सकेगा। साबरी मीडिया को राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की 20-21 जुलाई की भारत यात्रा के बारे में जानकारी दे रहे थे। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच बंदरगाह कनेक्टिविटी के महत्व पर सहमत हुए हैं। वहीं अगले स्तर तक पहुंचने के लिए हमें निवेश की जरूरत है। हमने उन तरीकों पर चर्चा की जो दोनों देशों के लिए पारस्परिक रूप से फ़ायदेमंद होंगे। न केवल दोनों सरकारों के बीच बल्कि निजी क्षेत्र के बीच गठजोड़ पर जोर दिया गया है। आगे अली साबरी ने कहा कि दक्षिण भारतीय क्षेत्र में व्यापक आर्थिक विकास से श्रीलंका को लाभ होने की संभावना पर विचार किया गया है। दोनों नेताओं के बीच कोलंबो और त्रिंकोमाली और दक्षिण भारतीय क्षेत्र के बीच बंदरगाह साझेदारी की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। श्रीलंकाई विदेश मंत्री ने कहा है कि भूमि साझेदारी के लिए पुल बनाने या मौजूदा नौका सेवाओं को जारी रखने पर आवश्यक अध्ययन जल्दी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि श्रीलंका के डिजिटलीकरण में मदद के लिए एक भारतीय विश्वविद्यालय को शामिल करने पर भी चर्चा की गई है। भारत दौरे पर श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने शनिवार को कहा था कि उनका देश चाहता है कि भारतीय रुपये का इस्तेमाल अमेरिकी डॉलर के बराबर हो। साथ ही उन्होंने कहा था कि अगर भारत एक साझा मुद्रा बनाया जाता तो हमें इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें यह पता लगाना होगा कि इसे कैसे किया जाए। हमें बाहरी दुनिया के लिए और अधिक खुला होना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया विकसित हो रही है और भारत तेज़ी से विकास के दौर से गुजर रहा है, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे देश के संविधान में व्यवस्था पर 13वें संशोधन के कार्यान्वयन पर अगले सप्ताह एक सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे, जो अल्पसंख्यक तमिल समुदाय की लंबे समय से लंबित मांग है। इसकी जानकारी एक मंत्री ने शनिवार को दी है। यह घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विक्रमसिंघे के बीच व्यापक वार्ता में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाए जाने के एक दिन बाद आई है। वार्ता के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री ने श्रीलंकाई संविधान में 13वें संशोधन के कार्यान्वयन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला था। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को 2 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे श्रीलंकाई राष्ट्रपति विक्रमसिंघे को द्वीप राष्ट्र में तमिल समुदाय की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कोलंबो से भारत की अपेक्षाओं से अवगत कराया। आइए अब अमेरिका के बारे में बात कर लें। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एडमिरल लीजा फ्रांचेटी को अमेरिकी नौसेना का नेतृत्व करने के लिए चुना है। यदि अमेरिकी सीनेट उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे देती है तो अमेरिका में किसी भी सैन्य सेवा की प्रमुख बनने वाली पहली महिला होंगी। रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने नेवी के पैसिफिक बेड़े के कमांडर एडमिरल सैमुअल पेपारो को इस पद पर नियुक्त करने की सिफारिश की थी, लेकिन उन्हें इंडो पैसिफिक कमांड का प्रमुख नामजद किया गया है। वैसे इन दोनों ही नियुक्तियों की सूचना अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। फ्रांचेटी अभी नौसेना की उप प्रमुख है। वह 1985 में नौसेना में शामिल हुई थी। उनकी आधिकारिक जीवनी के अनुसार उन्होंने अमेरिकी नौसेना बल में कोरिया के कमांडर, युद्ध के लिए नौसेना संचालन के उप प्रमुख और रणनीति के निदेशक, योजनाओं और नीति के निदेशक के रूप में कार्य किया है। उन्होंने 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की कमान भी संभाली है और सितंबर 2022 में नौसेना की उप प्रमुख बनी।
राष्ट्रपति बाइडेन ने शुक्रवार को घोषणा करते हुए कहा कि हमारे अगले नौसेना संचालन प्रमुख के रूप में एडमिरल लीजा फ्रांचेटी एक कमीशन अधिकारी के रूप में हमारे देश में 38 वर्षों की समर्पित सेवा प्रदान करेंगी, जिसमें नौसेना संचालन के उप प्रमुख के रूप में उनकी वर्तमान भूमिका भी शामिल है। बाइडेन ने कहा कि अपने पूरे करियर के दौरान एडमिरल फ्रांचेटी ने परिचालन नीति दोनों क्षेत्रों में व्यापक विशेषज्ञता का प्रदर्शन किया है। वो अमेरिकी नौसेना में 4 सितारा एडमिरल का पद हासिल करने वाली दूसरी महिला हैं, जबकि इसकी पुष्टि हो जाएगी तो वह नौसेना संचालन प्रमुख और संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में सेवा देने वाली पहली महिला के रूप में फिर से इतिहास बनाएंगी। बाइडेन ने शुक्रवार को यह घोषणा की कि वो यूएस फ्लीट फोर्सेस कमांड के डिप्टी कमांडर वाइस एडमिरल जेम्स किलबी को अगले नौसेना उप प्रमुख के रूप में नामित कर रहे हैं और अमेरिकी नेवी के पैसिफिक बेड़े के कमांडर एडमिरल सैमुअल पेपारो को इंडो पैसिफिक कमांड के कमांडर के रूप में प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी सेना का नेतृत्व करने के लिए नामित कर रहे हैं। बाइडेन ने अमेरिकी पैसिफिक बेड़े के कमांडर के रूप में पेपारो की जगह लेने के लिए वाइस एडमिरल स्टीफन बेब कोलर को भी नामित किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने नामांकन की सराहना करते हुए कहा कि प्रत्येक एडमिरल ये सुनिश्चित करेगा कि हमारी अमेरिकी नौसेना और इंडो पैसिफिक में संयुक्त बल अब तक की सबसे बेहतरीन सैन्य शक्ति बनी रहे और दुनिया भर में शक्ति का प्रदर्शन करने, समुद्र की स्वतंत्रता की रक्षा करने और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने के हमारे काम के केंद्र में होंगे। आइए अब हम हिमाचल के बारे में बात करें, जहां आज का प्रकृति ने कहर ढह रखा है। हिमाचल प्रदेश में प्रकृति का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जहां प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, वहीं बीते दिनों तबाही से पूरे प्रदेश का भारी नुकसान हुआ है, जो अभी भी जारी है। अब जिला शिमला के रोहडू के चिड़गांव में भारी बारिश का कहर देखने को मिला है। यहाँ छौहार विकासखंड की डिशवाड़ी पंचायत के तहत आने वाले लैला में 3 लोगों के मलबे में दबने की खबर भी सामने आ रही है। जरोकटी गांव के निवासी रोशन लाल उनकी धर्मपत्नी भागा देवी लैला में ढाबा चलाते हैं, लेकिन शुक्रवार रात को बादल फटने से आए फ्लैश फ्लड में ढाबा बह गया। रोशन लाल के पोते कार्तिक भी शुक्रवार को ढाबे में ही थे। फ्लड आने के बाद से तीनों ही लापता हैं। पुलिस और स्थानीय प्रशासन इन लोगों के साथ जेसीबी की मदद से राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। बता दें, हिमाचल प्रदेश से भारी बारिश की वजह से अब तक 4,985.68 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। रिपोर्ट्स की माने तो प्रदेश भर में अब तक 138 लोगों की जान भी जा चुकी है। इसके अलावा 12 लोग अब भी लापता है। इसमें 5 सड़क दुर्घटना, 6 लोग डूबने और 1 मलबे में दबने की वजह से लापता हुआ है। प्रदेश भर में 24 जून से लेकर अब तक 169 लोग घायल भी हुए हैं। प्रदेश में हुए तबाही में 586 घर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं, जबकि 5030 घरों को नुकसान पहुंचने की भी खबर सामने आई है। बता दें, पूरे प्रदेश में अब तक 65 लैंडस्लाइड और 46 फ्लैश फ्लड की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। आइए अब हम ब्रिक्स के बारे में कुछ बात कर लें। दक्षिण अफ्रीका में 22 से 24 अगस्त के बीच जोहान्सबर्ग में होने वाले शिखर सम्मेलन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को लेकर रूसी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि ब्रिक्स देश अगले महीने होने वाले शिखर सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे, जिनमें सीमा पार वाणिज्य के लिए दीर्घकालिक भुगतान प्रणाली की स्थापना पर चर्चा होगी। आरटी की रिपोर्ट के अनुसार मंत्रालय ने कहा है कि मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को देखते हुए इस मुद्दे को नेताओं की आगामी बैठक के दौरान संबोधित किया जाएगा। रूसी विदेश मंत्रालय के अनुसार सीमा पार वाणिज्य में राष्ट्रीय मुद्राओं का उपयोग उनकी प्रतिबंधित परिवर्तनीयता और अमेरिकी डॉलर की तुलना में उच्च अस्थिरता जैसी चीज़ों से बाधित होता है। सरकार ने यह भी स्वीकार किया कि संभवतः नई ब्रिक्स साझा मुद्रा लॉन्च करना एक नाजुक प्रक्रिया होगी। दरअसल ब्रिक्स देश आपसी व्यापार में अमेरिकी डॉलर से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आरटी की रिपोर्ट के अनुसार कई विकासशील देशों जैसे रूस, चीन, भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका ने व्यापार में वैकल्पिक मुद्राओं की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। बता दें कि दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 22 से 24 अगस्त तक के बीच सेंटन कन्वेंशन सेंटर में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधि भाग लेंगे। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने जानकारी दी थी कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शिखर सम्मेलन के लिए उनके देश की यात्रा नहीं करेंगे। हालांकि बाद में क्रेमलिन ने यह साफ किया कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन शिखर सम्मेलन में वर्चुअली हिस्सा लेंगे। बताते चले कि पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2009 में रूस में आयोजित किया गया था। ब्रिक्स के गठन के बाद दक्षिण अफ्रीका को 2010 में समूह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। आइए हम केंद्र सरकार के फैसले के बारे में बात कर लें। केंद्र सरकार ने घरेलू कीमतों पर लगाम लगाने के लिए गैर बासमती चावल के निर्यात पर रोक लगा दी है। सरकार के इस फैसले का असर अमेरिका समेत कई देशों के बाजारों में देखने को मिल रहा है। चावल खरीदने को लेकर अमेरिका में मानो लूट मची हुई है। लोग छुट्टियां लेकर स्टोर्स की तरफ पहुंच रहे हैं। वहीं भारत सरकार के इस कदम पर भारत के व्यापारी वर्ग ने नाराजगी जताई है। सोशल मीडिया पर वायरल कई वीडियो में देखा जा रहा है कि लोग भर भर के चावल बोरियां खरीद रहे हैं।
बताया जा रहा है कि अमेरिका में रहने वाले भारतीय छुट्टियां लेकर चावल की खरीदारी कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि अमेरिका में बड़े पैमाने पर भारतीय रहते हैं। शायद ही कोई भारतीय होगा जिसके घरों में चावल नहीं बनाया जाता होगा। वहीं अमेरिका में मंसूरी चावल की बड़ी मात्रा में मांग रहती है। जैसे ही भारत के गैर बासमती चावल के निर्यात पर बैन की खबर फैली तो लोग स्टोर की तरफ टूट पड़े और चावल की बोरियां गाड़ियों में भरकर ले जाने लगे। भारत के इस बैन से अमेरिकी स्टोर्स मालिकों की चांदी हो गई। उन्हें मनमाने ढंग से चावल की कीमतों में बढ़ोतरी की और खूब मुनाफा कमाया। अमेरिका के स्टोर से चावल खरीदने के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अमेरिका में चावल खरीदने के लिए कैसे होड़ मची हुई है। वहीं एक्सपर्ट्स ने बताया कि भारत के चावल निर्यात पर बैन से अमेरिका में चावल की आपूर्ति और कीमतों पर विपरीत असर देखा जा सकता है। भारत दुनिया के 100 से अधिक देशों में चावल का निर्यात करता है। भारत 2012 से चावल का सबसे बड़ा निर्यातक रहा है। भारत के इस कदम से कई देशों में चावल का संकट आ सकता है और कीमतों में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं मिली खबर के अनुसार भारत सरकार गेहूं और दाल की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए कुछ और कड़े कदम उठा सकती है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।